आपको बताएं, ईरान जंग खत्म होने वाली है, कब पता नहीं। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। जीत गए लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ा जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं। उस पर यह कि ईरान में पानी के वसीअ अरीज़ प्लांट को निशाना बनाना, फिर ईरान का पलट कर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला करना। बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं। क्या खित्ते के दीगर मुल्कों को भी इस जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है? ये जंग खत्म होने वाली है या मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है? अब तक जितना कुछ हो चुका है उसके असरात दुनिया पहले ही भुगत रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 30% के रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ 8% तक कमी हुई है। जाहिर है पड़ोसी मुल्क में छिड़ी जंग और आलमी सतह पर सप्लाई लाइन टूटने से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये जंग खत्म होने वाली है या नहीं, मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक जितना कुछ हो चुका है उसके असरात दुनिया पहले ही भुगत रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमत में 30% के रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ 8% तक कमी हुई है। जाहिर है पड़ोसी मुल्क में छिड़ी हुई जंग और आलमी सतह पर सप्लाई लाइन टूटने से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हुआ है और कुछ हमारी भी नाअहली है। आलमी और मुल्की मईशत कितनी मुतासिर हुई है, हुकूमत पाकिस्तान एडहॉक इक़दामात और मुआशी नुकसान को कवर कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। ईरान जंग खत्म होने वाली है, कब तक होगी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ही चुके हैं। जीत गए लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। तो अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ बयानात भी दे रहे हैं और उन्होंने ही अपने बयानात में कहा है कि जीत गए हैं लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। उस पर यह कि ईरान में पानी की वसीअ और अरीज़ प्लांट को निशाना बनाना और फिर ईरान का पलट कर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। अब बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो जंग की पूरी सूरत हाल है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, जिसके बाद ये मुतनाज़ा मज़ीद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, तमाम तर अगर सूरत हाल को हम देखें और सामने रखें, जो जितने भी डॉट्स हैं उसको जोड़ने की कोशिश करें, तो बात तो ये सामने आ रही है कि जंग ख़त्म हो भी जाती है अगर तो जल्दी भी ख़त्म हो जाती है तो उसके असरात तो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। उसके असरात प्रोलॉन्ग करेंगे, मुख्तलिफ ममालिक पर आएंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ पर आएंगे। हम इस वक्त अगर सिर्फ पाकिस्तान की भी बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और जो हुकूमत इक़दाम कर रही है वो आपके नज़दीक दुरुस्त हैं? खाकान नजीब साहब से भी हम बात करेंगे और इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। इसमें ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग में ऐसे कितने और ममालिक हैं जो इससे मुतासर अभी भी हो रहे हैं इस जंग के दौरान और आने वाले वक्त में भी। जब हम देख रहे हैं कि ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी ऊपर जा रही हैं, उसके बाद मुतासर होते रहेंगे। इसके जो असरात हैं वो कब तक रहेंगे अगर ये जंग ख़त्म हो भी जाती है। इन तमाम बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे आज इस सेगमेंट में और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें इकोनॉमिकल कंडीशंस भी अगर मुल्क की देखें, खास तौर पर पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। हमने ये तो देखा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए उसके तनाजुर में हुकूमत ने तकरीबन 55 रुपये जो फी लीटर पेट्रोल है उसमें इजाफा किया, लेकिन ये इजाफा कब तक रिटेन किया जाएगा कि इसका जो रिवर्सल है वो पॉसिबल कब तक हो सकेगा, ये भी हमने समझने की कोशिश करनी है क्योंकि जाहिर बात है इसके जो असरात हैं वो तमाम अशिया पर आएंगे। ओवरऑल जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगा तो उसको भी कंट्रोल करना इस हुकूमत की तरजीह है। तो ये तमाम बातें अगर देखी जाएं और इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए हम इस पूरी सूरत हाल को समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया। खाकान साहब, इस वक्त पूरी मईशत पर दबाव हम देख तो रहे हैं दुनिया भर में, खासतौर पर ईरान के नेबरिंग कंट्रीज में भी, मिडल ईस्ट में भी, लेकिन इस पूरी सूरत हाल को अगर हम अपने सामने रखें, आप क्या समझते हैं जंग खत्म हो भी जाती है तो इसके असरात तो जल्दी खत्म नहीं होने वाले। हम इस वक्त जो पाकिस्तान है वो इस वक्त कहां खड़ा है, जो हुकूमत के इकदाम हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो शॉर्ट रन है आपका जिसमें एक शॉक लगा है इकोनॉमीज को, दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, जो कि ऑयल की क्वांटिटी भी नहीं मिल रही और साथ साथ उसकी एक प्राइस का हाइक आया है और वो बहुत मूव कर रहा है। अराउंड $120 पे ब्रेंट चला गया था, बैक टू $90 है इस वक्त।
सो एक मार्केट्स में डिसलोकेशन सी हो रही है। सो इसको याद रखिए कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरह के हैं। इसी तरह इक्विटी मार्केट्स में भी, क्रेडिट मार्केट्स में भी ऑब्वियसली एक जिसे कहते हैं अनसर्टिनिटी पैदा हो गई है। जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो दुनिया भर पे है, और इसका एक इम्पैक्ट ये भी आएगा कि जिस तरह दुनिया भर में पॉलिसी रेट्स कम होने जा रहे थे वो शायद उस तरह कम नहीं हो पाएंगे। और आपको ग्लोबल ग्रोथ का जो एक शेविंग ऑफ है कि अगर 3.2% की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थी तो उसमें भी शेव ऑफ होगा। एक जिसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड का भी शॉक है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बास्केट है वो भी वेरी करेगी। लोगों को ये समझना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ऑयल पे 80% फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्टेड पे डिपेंडेंट है और मिडल ईस्ट से ज्यादा डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि हमारे पे इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो ज्यादा आएगा। अगर 20% कॉस्ट बढ़ती है फ्यूल की तो ये तकरीबन 1.5% डायरेक्ट कॉस्ट डालती है हमारी इन्फ्लेशन पे। बिल्कुल, सॉरी टू कट यू, खाकान साहब इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि इस वक्त जो नंबर्स हमारे सामने हैं, या इस वक्त हम ये कहें कि हुकूमत या पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत है वो इतना बड़ा शॉक इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्योंकि हम एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे इस वक्त हमारा पूरा दारोमदार होता है। देखिए ना, ये बात तो यहाँ है ना इस बात पे कि पाकिस्तान ने जिसके पास कोल के मतलब 1000 मेगावाट के रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट के वाटर के रिजर्व्स हैं, सोलर और साथ विंड, ये सारा कुछ मौजूद है। पर 1992 से लेकर आज तक, जब आपने आईपीपी से लेकर आज तक इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे इस सिस्टम को बिल्ड किया है। सो थिंक थ्रू कि हमने क्या किया है मुल्क के साथ। अगर इसको आज भी लॉन्गर टर्म बेसिस पे तब्दील करना है तो इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जिसका मतलब है कि हम इस इंडिजिनस फ्यूल पे जाने के लिए अगले 3 से 5 साल का मंसूबा रखें। 11,000 मेगावाट सीपेक में भी जो प्लांट्स बिल्ड हुए, आप और मैं दोनों जानते हैं ना कि इंपोर्टेड कोल पे सेंटर ऑफ पंजाब में बिल्ड हुए, इंपोर्टेड एलएनजी पे बिल्ड हुए। अगर इस तरह देखेंगे तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अब 1973 के बाद इतनी बड़ी जिसे कहेंगे शॉक लगा है और वो थ्रेटन हो गई है। एनर्जी का मसला इससे पॉलिसी थिंकिंग से अगर आगे देखेंगे तो डिस्कोज हैं जिनको इस साल 500 अरब रुपया मांगा जा रहा है कि अगले साल के जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो लाइन लॉसेस हैं, जो कलेक्शन नहीं होगी, सो सर्कुलर डेट ना बढ़े तो 500 अरब रुपया दिया जाए। 400 अरब के करीब ये है कि सारी प्राइस को इक्वलाइज किया जाए, जिसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं। अगर 1000 अरब रुपया इस एनर्जी सेक्टर को इसलिए देना है तो कोई भी नहीं ये कह सकता कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तंजीम नौ नहीं मानता। ये दूसरी बात है। पाकिस्तान में हम एक एनर्जी रेगुलेटर जो कोऑर्डिनेट करे नेपरा और ओगरा को, वो भी नहीं बना पाए एज अ प्रोफेशनल रेगुलेटर। मार्केट की डी रेगुलेशन नहीं कर पाए, इसलिए ये 55 रुपए बढ़ी, किसके पास गई, ये सारा कुछ क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज एक वेल रेगुलेटेड मार्केट है नहीं है, तेल की भी नहीं है, बिजली की भी नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि डिमांड साइड मैनेजमेंट, मैंने बहुत पिछले 8 दिन में इस पे बात की है। मैंने कहा था सेकेंड डे इंप्लीमेंट कर दें। दैट इज बिकॉज 22 दिन के रिजर्व्स अगर रह जाएं मेरे पास पेट्रोलियम के, और सप्लाई शॉक कंटिन्यूड हो और प्राइस हाइक कंटिन्यूड हो और प्राइस वेरी कर रही हो, कार्गोज ना मिल रहे हो और मॉलिक्यूल शॉर्ट हो, एलएनजी 10-12 दिन की हो, तो मुझे वो तो करनी ही करनी है। बट असल रियलाइजेशन ये है कि इन सब चीजों के बाद एक और रियलाइजेशन ये है कि यार 28 दिन के रिजर्व्स थे पाकिस्तान में। मतलब फायर फाइटिंग से आगे, हम कोविड में हमने इतनी फायर फाइट की और ये तय किया कि हम 2 से 3 माह के रिजर्व्स पे जाएंगे। आगे एक और चीज देखिए, आज भी आप अपना फ्रेट कहाँ कैरी करते हैं? हाईवेज पे कैरी करते हैं। दुनिया भर में जो फ्रेट कैरी होता है और एफिशिएंटली होता है वो सारा रेल पे होता है, और जो गैस और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैरी होती हैं पाकिस्तान की रोड्स पे हो रही होती हैं, ये किस पे होती हैं? पाइपलाइंस पे होती हैं। हमने पूरे निजाम को तंजीम नौ अगर नहीं करनी है तो ये कभी भी एनर्जी एफिशिएंसी, इंडिजिनाइजेशन प्लस जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी नीचे नहीं आएगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखता हूं। ठीक है, खाकान हमारे साथ रहिए। इस वक्त वफाकी